अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैफ फॉर रिफ्रेशर का थर्ड लेक्चर है। होपफुली आप लोगों ने पहले दो लेक्चर सुन लिए होंगे और उसके टेस्ट भी आपने दिए होंगे। तो आज इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चैप्टर 6 एंड 7 करेंगे आई कैप की बुक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। स्टार्ट करने से पहले फिर से एक रिमाइंडर ये है कि आप लोगों ने इसको 720 या 1080 पे इस वीडियो को देखना है ताकि कॉन्टेंट्स जो है रन डाउन के वो भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो और आपको कोई और बुक देखने की साथ साथ जरूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। दो चैप्टर हैं इसके, एक तो चैप्टर 6 के अंदर कुछ बातें की गई हैं और कुछ बातें चैप्टर 7 के अंदर की गई हैं। तो इंशाल्लाह हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले आगे की परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस से मुराद आपको पता है कि जो कोई भी काम जो आपका है, जो कोई भी प्रॉमिस जो आपने किया हुआ है, कोई भी चीज को करने की जो आपने ड्यूटी अपने सर ली है वो आपने परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्मेंस कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी मैं आपको गंदम बेचूंगा, आपने मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। अब देखें आप कंसिडरेशन का भी आपको पता ही है कि मैंने अगर गंदम खरीदनी है तो मेरे लिए गंदम कंसिडरेशन है और जिस बंदे ने पैसे लेने हैं उसके लिए पैसे कंसिडरेशन है। मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैंने गंदम खरीदनी है तो उसके लिए मैंने पैसे देने हैं, मेरी ये परफॉर्मेंस है। और दूसरे बंदे की परफॉर्मेंस क्या है कि उसने मुझे गंदम देनी है, उसकी परफॉर्मेंस वो है। तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस है, इसका आपको आइडिया है। अब बात हो रही है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। दो तरह की परफॉर्मेंस होती है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल से मुराद क्या है कि जो असल में परफॉर्म किया था और प्रोमिसरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि परफॉर्म करने वाले को प्रोमिसर बोलेंगे। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे डिस्कस किया है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, दोनों तरफ से प्रॉमिस होता है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बंदा पहले प्रोमिसर होता है, बाद में वो प्रोमिसरी बन जाता है, और जो प्रोमिसरी होता है वो प्रोमिसर भी बन जाता है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करनी है। ठीक है जी। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मुराद क्या है कि जब भी प्रोमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे और प्रोमिसरी जो है उसको एक्सेप्ट कर ले, ये एक्चुअल होगी। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। मसला आता है दूसरी चीज में, उसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड या उसको टेंडर भी बोला जाता है या उसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोला जाता है। अच्छा, ये वाला टेंडर और जो पहले हमने टेंडर पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कि इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, उसमें हमने एग्जांपल में एक टेंडर पढ़ा था कि जो अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, ऐड दे देते हैं या वेबसाइट्स के ऊपर जिस जिसके पास गुड्स या सर्विसेज है वो हमें बेचने के लिए अपनी अपनी कोटेशन या अमाउंट्स लेकर आए, वो एक और टेंडर है। यहाँ पर टेंडर प्योर इंग्लिश का वर्ड है, पेश करना होता है ना, टेंडर करना। तो उस हवाले से बात हो रही है। अच्छा है, तो आप इसको आप टेंडर भी बोल सकते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब तीनों वर्ड्स में बात ये आपको डिपिक्ट की जा रही है कि आगे से परफॉर्मेंस शायद एक्सेप्ट नहीं हुई है, क्योंकि अगर हो जाती तो फिर तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो ये जो शायद वाली बात है इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, देखिए जी, प्रोमिसर जो होता है, प्रोमिसर ने जो भी काम करना होता है वो एक ऑफर करता है जाके प्रोमिसरी को कि भाई मैं काम करने आ गया, ये लो जो भी आपने काम कहा था वो ले लें। लेकिन प्रोमिसरी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। देन इसको कहा जाता है अटेम्प्ट तो किया ना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, टेंडर है या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक प्रोमिसर था, उसका काम ये था कि जी एक घर बनाकर देना है प्रोमिसरी को। ठीक है, अब उसने घर बनाया और उसने प्रोमिसरी को कहा कि भाईजान ये चाबी लें, आपका घर तैयार और अपने पैसे दें। वो आगे से नहीं एक्सेप्ट करता किसी भी रीजन से। वो रीजन भी देख लेते हैं कि कई बार प्रोमिसरी की गलती होगी, कई बार प्रोमिसर की गलती होगी, तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन कहते हैं इस चीज को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर है। अच्छा जी, अगर तो भाई प्रोमिसरी एक वैलिड टेंडर था, तो वैलिड टेंडर क्या होता है वो भी देख लेते हैं नीचे। वैलिड टेंडर से मुराद है कि बिल्कुल तमाम तरह रूल्स फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो चीज परफॉर्मेंस के लिए ऑफर की गई थी, वैलिड थी बिल्कुल, प्रोमिसर की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन प्रोमिसरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब गलती किसकी होगी, प्रोमिसरी की होगी। अच्छा, अब ये दो चीजों में हो सकता है, अगर तो गुड्स की डिलीवरी थी, चीजें देनी थी या सर्विस देनी थी, और प्रोमिसर ने बिल्कुल वैलिड टेंडर किया, बिल्कुल तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए, और प्रोमिसरी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो प्रोमिसर है वो दोबारा गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। उल्टा वो केस करेगा प्रोमिसरी के ऊपर कि भाई आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है, अब आप डैमेजेस पे करें, जो कि आगे एक चैप्टर में आपको पता है, आप पढ़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम रिवाइज कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर यही अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो मनी देने की, पैसे देने की, क्योंकि जाहिर पैसे भी देने हैं ना, आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है कि एक बंदे ने कोई गुड्स या सर्विस देनी है, दूसरा आमतौर पे पैसे देता है। ठीक है, अब पैसे देने वाला अगर प्रॉमिस था और वो भी आपने वैलिड टेंडर किया है, बिल्कुल सही तरीके से आप सही टाइम प्लेस वगैरह पे गए हैं, वहां पे आपने टेंडर किया है, लेकिन प्रोमिसरी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब देखें गुड्स के केस में हमने क्या कहा कि दोबारा कभी भी गुड्स डिलीवर नहीं करनी। ठीक है, लायबिलिटी आपकी खत्म होगी। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं है, पैसे आपने फिर भी प्रोमिसर ने बाद में भी देने। ठीक है,
मनी वाली लायबिलिटी एंड नहीं होती, लेकिन एक फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर डेट लिया होता है इंटरेस्ट बियरिंग डेट, मतलब उसके ऊपर सूद भी होता है, इस तरह का डेट होता है और प्रोमिसर जाता है पैसे देने के लिए, प्रोमिसरी एक्सेप्ट नहीं करता उसकी परफॉर्मेंस को। अब इस केस में ये जो डिले आया ना बाद में, अब जाहिर है एक 10 जनवरी को गया था लेट्स से प्रोमिसर, नहीं हुआ, बाद में अब जाके कोई 15 फेब को या 20 फेब को जाके वो दोबारा हो रहा है, तो बीच में जो टाइम है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगना है वो अब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोमिसर की गलती नहीं थी, अगर ये वैलिड टेंडर है। होपफुली बात समझ आ गई होगी। अच्छा, देन नेक्स्ट है इफ प्रोमिसरी डिड नॉट एक्सेप्ट अ टेंडर ऑफ मनी, प्रोमिसर स्टिल रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट, ये हमने कर लिया डिस्कस। लेकिन हाउ नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन सच डिलेड पेमेंट। एसेंशियल्स है ये बाकी वैलिड टेंडर की, जो हमने ऊपर बात की थी कि अगर टेंडर वैलिड है तो टेंडर वैलिड कब होगा। अगर तो ये जो 5 चीजें बताई हुई हैं इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो आपको पता है कि एसेंशियल एक भी मिसिंग हो तो वो चीज पूरी नहीं बन पाती, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं रहती, वो वैलिड नहीं रहती, तो फिर तो भाई गलती होगी प्रोमिसर की, क्योंकि उसने टेंडर ही वैलिड नहीं दिया। लेकिन अगर ये सारी चीजें पूरी हैं तो प्रोमिसर की गलती नहीं है, प्रोमिसर की गलती है। पहले नंबर पे क्या है, टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल, कंडीशन कोई नहीं लगानी, मतलब इस तरह नहीं कहना कि यार मैं आऊंगा 2 मिनट के अंदर आपने जल्दी चेक करना, फिर मैंने फौरन जाना है, मैंने आगे भी जाना है, इस तरह की कोई काम नहीं भाई, कोई कंडीशन नहीं आपने लगानी। आपने परफॉर्मेंस को उसी तरह परफॉर्म करना है जैसे आपसे उसने प्रोमिसरी ने वादा लिया था उसका, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। प्रॉपर टाइम से मुराद क्या भाई, जो भी आपको टाइम कहा हुआ है, या अगर नहीं कहा हुआ तो रीजनेबल टाइम। अब मिसाल के तौर पे एक चीज है बिजनेस की है, फर्नीचर मंगवाया ऑफिस के लिए, अब आप उस बंदे को कहेंगे रात को मैं 1 बजे लेकर आऊंगा, 1 बजे कौन सा ऑफिस ओपन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा वैलिड टेंडर ये नहीं होगा। देन और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, रीजनेबल प्लेस पे होना चाहिए। अब आपसे किसी बंदे ने कहा कि फलां चीज यार मेरे गोदाम पर पहुंचा देना, आपने उसको देखा किसी शादी हॉल के अंदर वो बच्चा वहां पे एंजॉय कर रहा था, वहां पे पहुंच गए कि सर मैं बाहर ट्रक ले आया हूँ, इलॉजिकल बात है। तो इस तरह की आपने नहीं करनी, प्रॉपर प्लेस के ऊपर आपने लेकर जाना है जो रीजनेबल होती है। अगर तो मेंशन है तो फिर तो मसला कोई नहीं है ना, जो टाइम मेंशन है, डेट मेंशन है, प्लेस मेंशन है, तो आपने उसके मुताबिक करना है, अदरवाइज रीजनेबल। अब रीजनेबल वाली चीज है कॉमन सेंस की, और आपको पता है कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, उसमें कई बार मसला आ जाता है, तो लेकिन आपने कॉमन सेंस अकल इस्तेमाल करते हुए अगले को भी तंग नहीं करना, खुद भी तंग नहीं होना। थर्ड पॉइंट क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है टू अ सर्टेन प्रोमिसर हैज परफॉर्म हिज प्रॉमिस। आपने अगले बंदे को टाइम देना है कि वो देख ले कि भाई जो आपने प्रॉमिस परफॉर्म करना था वही किया है, कुछ और तो नहीं किया आपने। और इसी से मिलता जुलता नीचे भी पॉइंट है कि अगर गुड्स डिलीवर किए हैं आपने, ये जो भी पिछला आपने पॉइंट डिस्कस किया वो हर तरह के प्रॉमिस के लिए, ठीक है। और नीचे एक पॉइंट है कि अगर आपने गुड्स डिलीवर किए हैं तो फिर अगले बंदे को इंस्पेक्शन पे टाइम भी देना, तो इंस्पेक्ट भी कर सके क्वालिटी वगैरह, छोटी छोटी तो नहीं हुई इस तरह की सारी चीजें, तो ये आपने करना है। अगर आप कहेंगे कि भाई ये ट्रक मैंने लगाया हुआ है, मैं बैठा हूँ 5-7 मिनट के अंदर चेक करो फिर मैंने निकलना है, मैं बस ऊपर की चीजें दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, इस तरह का आपने काम नहीं करना, अदरवाइज आपका टेंडर वैलिड नहीं होगा। क्लियर है जी? बिल्कुल। इफ अ प्रोमिसर डज नॉट परफॉर्म कंप्लीटली, अच्छा कंप्लीट टेंडर होता है, आपने परफॉर्म कंप्लीटली करना है, लेकिन अगर आप कंप्लीटली परफॉर्म नहीं करते, मिसाल के तौर पे कंप्लीटली एग्जांपल आप ले लें कि ऑर्डर किया गया था 100 चेयर्स आपने प्रोवाइड करनी है, प्रोमिसर ने 100 चेयर्स लेकर आनी थी, लेकिन प्रोमिसर साहब लेकर आ गए 80 और कहा कि सर 80 है मेरे पास। अब देखें ऑप्शन है प्रोमिसरी के पास, क्योंकि परफॉर्म तो होली होना चाहिए था, पार्टली नहीं होना चाहिए था। वो कह सकता है कि भाई नहीं मुझे 100 ही चाहिए वरना खत्म है, चलो मैं नहीं, और उसके ऊपर केस कर देगा भाई आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया, और डैमेजेस वगैरह क्लेम करेगा। लेकिन अगर प्रोमिसरी ये कहे कि चलो कोई नहीं यार कर लेते हैं बाकी बाद में दे देना, या चलो हाफ या जितना भी पार्शल आपने किया परफॉर्म यही सफिशिएंट है मेरे लिए, तो ये भी वैलिड होगा, ठीक है। तो अगर तो वो कंप्लीटली परफॉर्म नहीं करता तो प्रोमिसरी ने उसी वक्त इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली वहां पर उसको बताना है कि भाई मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। क्लियर है बात? चलिए ये तो हो गया कि आपका परफॉर्मेंस का टेंडर शेंडर। अब नेक्स्ट बात आ गई अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है जी कि अब ये थोड़ा सा ना मतलब कि ये शायद बहुत बड़ी कंपनीज में ऐसे होता हो, अदरवाइज आमतौर पे तो ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कम ही है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपने किसी बंदे से डिफरेंट तरह के कर्जे लेने थे, डिफरेंट ड्यू डेट्स के डेट्स लेने थे, और वो आपको कोई एक अमाउंट भेजता है। ये प्रैक्टिकली वैसे ये चीज तो होती है बेशक कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे से 10 लाख एक लेना था, 15 लाख एक लेना था, 20 लाख एक, 5 लाख एक, 4 आपने अमाउंट उससे लेनी थी, लेकिन उसने आपको भेज दिया 7 लाख रुपए। अब मसला ये है कि भाई 7 लाख को उसमें से किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया है, कौन सी अमाउंट है, क्योंकि हो सकता है वो जो 4 डेट्स हैं उनमें कोई इंटरेस्ट बियरिंग डेट भी हो जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा हो, और कोई इंटरेस्ट फ्री भी हो, कोई सिक्योर्ड भी हो, कोई अनसिक्योर्ड भी हो, ये आप लोगों को आइडिया है इसका, ठीक है। तो अब मसला आ जाता है कि भाई कौन से पता किए जाए। तो इसका देखें 3 इसके बेसिकली तो रूल हैं।
मेन वो क्या है, सबसे पहला रूल है कि अगर तो आपका जो डेटर है उसने आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि फलां वाले डेट में से निकाल दो, फिर तो मसले खत्म हो गया ना, उसमें से निकाल दें। दूसरी बात यह है कि अगर वो इंडिकेट नहीं करता, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं देता और ऐसे पैसे भेज देता है, अब आपने अपने मुताबिक करना है। अपने मुताबिक आपको जो दिल करता है, जो वाला डेटा आप मुनासिब समझते हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड डेट। अब टाइम बार्ड डेट क्या था, लास्ट हमने चैप्टर में पढ़ा था एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में। टाइम बार्ड डेट क्या होता है कि ड्यू डेट से 3 साल गुजर चुके हैं लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, कल शायद या परसों डिस्कस हमने किया हो कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट उधर का थोड़ा डिफरेंट है। उधर आई बिलीव 2 इयर्स की बात होती है, वो 2 साल के लिमिटेशन में आई गेस देता है, और पाकिस्तान में 3 साल है। तो लेकिन हमारा जो कानून है वो 3 साल का कह रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, ये लिमिटेशन एक्ट एक अलग चीज़ है। तो वो मैंने खैर आपको बता दिया कि 3 साल ड्यू डेट से उसके अंदर अंदर जो आप अपने डेटर से पैसे रिसीव करने के लिए उसके ऊपर केस कर सकते हो। उसके बाद आप केस भी नहीं कर सकते, खत्म हो गई है उसकी लायबिलिटी, ठीक है। तो अब आप उस पर केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सिचुएशन बन जाए कि आपने उसे पैसे लेने थे और उसमें से एक डेट ऐसा था, कोई टाइम बाउंड हो चुका था, अब लीगली तो नहीं आप ले सकते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि भाई अगर वो आपको नहीं बताता कि उसने पैसे किस डेट के अगेंस्ट भेजे हैं, तो आप टाइम बाउंड डेट के अगेंस्ट पे एडजस्ट कर लेते हैं। फंस गया वो, उसे बताना चाहिए था, लेकिन अगर उसने भेज दिया पैसे तो भाई मार लो उसके पैसे, बात क्लियर है, इधर ही ले लो वरना उसने नहीं देने। लेकिन बट नॉट द डिस्प्यूटेड डेट। डिस्प्यूटेड डेट को आपने कंसीडर नहीं करना। लॉजिकल सी बात है, डिस्प्यूटेड डेट से मुराद क्या है कि ऐसा डेट जो फाइनलाइज ही नहीं, मतलब है कि वो नहीं मान रहा कि भाई मैंने आपको पैसे देने हैं, तो जब मान ही नहीं रही, अभी तक झगड़ा चल रहा है, तो वो डेट ही कोई नहीं ना हुआ, उसको नहीं आप एडजस्ट कर सकते, वो अभी डिस्प्यूट में है। लेकिन टाइम बाद डेट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन था। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, ना तो उसने आपको बताया ना ही आपको समझ आ रही, अब क्या किया जाए। अब इसमें सिंपल है, क्या कि FIFO मेथड आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भाई ड्यू डेट पहली है डेट की, उसको पहले डिस्चार्ज कर दें, फिर दूसरा तीसरा, जब तक के पैसे खत्म नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक डेट है 1 लाख रुपए का, ठीक है, सबसे पुराना है। फिर उसके बाद वाला डेट था 2 लाख रुपए का, फिर एक था 1.5 लाख रुपए का, फिर एक था 70,000 का, इस तरह करके अब पैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आ गए हैं कोई लेट से 3 लाख के करीब, ठीक है। तो आप इसको 1 बाय 1 एडजस्ट करते जाएंगे जब तक ये सारे का सारा डेट डिस्चार्ज नहीं होता। और इसमें भी आपने यही है कि सबसे पहले पुराना डेट लेना है, वो खत्म होगा, फिर पीछे बच जाएंगे पैसे, फिर उसमें से निकालने उस तरह आगे चलना है। यहाँ पर एक इशू थोड़ा सा टेक्निकल आता है, और आमतौर पर पेपर में यही वाला नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन इन तीनों में थोड़ा ट्रिकी है। वो क्या है कि अगर 2 3 4 डेट, कोई भी डेट्स एक ही स्टैंडिंग के हों, इक्वल स्टैंडिंग से मुराद है कि उनकी ड्यू डेट सेम थी, एक ही डेट की हों। मिसाल के तौर पे कोई डेट था वो 30 जनवरी को बना था वो, ठीक है, दूसरा भी 30 जनवरी को, चौथा भी 30 जनवरी को। अब यहाँ पे आपने वो नहीं सवाल करना कि जी टाइम का भी फर्क होता है, एक सुबह 12 बजे शाम को 5 बजे, इतनी बारीकी में फजूल किस्म भी नहीं जाना। सिंपल है कि अगर इक्वल स्टैंडिंग सेम डेट के हैं तो अब उसमें किसको किया जाए, क्योंकि हमने तो बड़ा FIFO लगाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन वो तो सारे एक डेट के हैं, तो फिर क्या करें। वहां पर फिर आपने उन डेट्स के लिए उनको अपोर्शन करना है। रेशो का आपको पता होगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल 3 डेट्स हैं तो सबकी रेशो निकल आएगी, जिसकी ज्यादा अमाउंट है उसको ज्यादा पैसे चले जाएंगे, और इस तरह करके वो अपोर्शनमेंट हो जाएगी। बात क्लियर है बिल्कुल। ये वहां पर आपने दोनों चीजें कर दी हैं, जहां पर आपका ना तो डेटर आपको बताता है और ना ही आपको खुद समझ आ रही है। लेकिन एज ए जनरल रूल आपने तीनों सिचुएशन में वो कह रहा है कि अगर बोथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आर ड्यू, अगर दोनों चीजें ही ड्यू हो, मतलब ऐसा कोई कर्जा हो जिसके अंदर इंटरेस्ट भी साथ साथ आता है इंस्टॉलमेंट जैसे, और प्रिंसिपल की अमाउंट भी शामिल होती है, तो फिर पहले आपने इंटरेस्ट को खत्म करना है, पहले इंटरेस्ट को काटना है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऐड हो के क्या होता है, आपका प्रिंसिपल भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी, प्रिंसिपल बढ़ेगा, बेचारे के ऊपर मजीद इंटरेस्ट लग जाएगा उसकी वजह से। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, पहले इंटरेस्ट को करना है, उसके बाद आपने प्रिंसिपल को खत्म करना है। क्लियर बात। चलें जी, ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट आ गया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, जो नहीं परफॉर्म करने आपने। वैसे तो आपको पता है कि हर किस्म का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, लेकिन कुछ नहीं भी करने, वो कौन से नहीं करने होंगे, जनरल नॉलेज, वो लॉजिकल की बात है। वो क्या है, सबसे पहले व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नोवेशन इसको बोला जाता है, नोवेशन, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट था, आपने उसको सब्स्टिट्यूट करके कोई नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह पर ले आए। आपने कहा था कि यार मैं आपसे होंडा सिटी खरीदना चाहता हूँ 30 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन बाद में आपको पैसे, आपने कहा मैं गाड़ी तो खरीदना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे आपको होंडा सिटी खरीदना चाहता हूँ 50 लाख रुपए की। नोवेशन आ गई, सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब पुराने वाला परफॉर्म करने की नीड ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है। क्लियर।
तो ये खत्म इस तरह आपने किया कि सब्स्टिट्यूट करके, अदरवाइज अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो वो आपका ऊपर वाला मसला है ना, तो फिर कि आपके ऊपर लायबिलिटी भी आएगी। दूसरा व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, रिसेंड का मतलब टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना किसी भी रीजन से, लेकिन वैलिड रीजन से। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है या एग्रीड पार्टी ने उसको वॉइड कर दिया है, ठीक है, फ्री कॉन्सेंट नहीं थी, कोई भी रीजन से उसने वॉइड कर दिया है, अब उसको परफॉर्म करने की नीड नहीं है। देन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्टर्ड, तब्दीली की गई उसके अंदर कोई ना कोई। पहले बात की गई थी कि आपके साथ के आपको डबल स्टोरी घर बना के दिया जाएगा 1 कनाल का, उन्होंने कहा कि हम आपसे लेंगे 2 करोड़ रुपया इसका। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई थोड़ा सा रेट्स वगैरह बढ़ गए और आप भी मान गए। डिपेंड करता है कि म्यूचुअल हो ऑल्ट्रेशन, सिंगल यूनिलेटरल ऑल्ट्रेशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। वो अगर होगी तो आप अपनी मर्जी से करें, अगला बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको। म्यूचुअल ऑल्ट्रेशन हुई है कि यार चलो 2.5 करोड़ कर लेते हैं, 2.5 करोड़ कर लेते हैं, उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं। अब ये ऑल्ट्रेशन आ गया, पुराने वाला परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अब नए वाला परफॉर्म होगा 2.5 करोड़ के हिसाब से। बात समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया व्हेन प्रोमिसी डिस्पेंस और रिमिट और पार्शियली एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, रिमाइंडर नीड्स नॉट टू बी परफॉर्म। अगर प्रोमिसी आपको माफ कर दे तो फिर आपको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रोमिसी कहे कि यार लाख रुपए की जगह 50,000 ही दे दो, सारे का सारा हो गया, तुम्हारी तरफ से लाख ही समझूंगा मैं, तो आपको बाकी का 50 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको रिमिट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, पार्शली या होली भी कर दिया जाए, वेव ऑफ कर दिया जाए, तो फिर आपको परफॉर्म करने की नीड नहीं है। Then if promisee refuses to facilitate the promiser for performance, हाँ ये बात बढ़िया है कि भाई प्रोमिसर साहब गए हैं परफॉर्म करने, वैलिड टेंडर था, प्रोमिसर ने रिफ्यूज कर दिया फैसिलिटेट करने से। मिसाल के तौर पे इसकी इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रोमिसर ने एक प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपकी पेंटिंग करूंगा, आप सामने बैठेंगे और मैं, आपको पता है जिस तरह बनती है पेंटिंग्स, तो मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा। अब अगला बंदा आया ही नहीं है पेंटिंग बनवाने के लिए, डेट जो फिक्स थी, टाइम जो फिक्स था, प्लेस थी, वहां पर वो नहीं पहुंचा, तो अब उसने फैसिलिटेट नहीं किया प्रोमिसर को, तो प्रोमिसर तो भाई उसको नहीं परफॉर्म करेगा। मतलब किस तरह करना है परफॉर्म, खत्म हो गया ना जहाँ पर उसकी फैसिलिटेशन की जरूरत थी। पेपर में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उसको मजदूर को बुलाया गया, लेबर को बुलाया गया कि आपने सामान नीचे से ऊपर लेकर जाना है, लेकिन जिस स्टेयर से लेकर जाना था वहां पर बहुत सारा मटेरियल या मलबा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो गुजर ही नहीं सकता था बंदा। वो प्रोमिसी ने उसको उठवाया भी नहीं मलबे को, ठीक है। तो अब इसका किसका कसूर है? ऑब्वियसली प्रोमिसी का कसूर है। तो प्रोमिसर जो होता है इस केस में उस पर केस करता है, सू करके अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। देन आ गया इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स, उनको परफॉर्म, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट तो लॉजिकली देखा वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो उनको परफॉर्म क्यों करना है? क्योंकि इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। अगर आप किसी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई 10 लाख रुपया दो मैं आपको जिंदा कर दूंगा, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है, दिस इज वॉइड एब इनिशियो, सिरे से ही गलत है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो आप अगर कोई इस तरह का बंदा कहता है यार इसको जिंदा करो, आप उसको कहानी डालते हो, 10 लाख रुपए आपको देता है, 10 लाख लेकर निकल जाओ, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। देन आगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। हाँ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉइड हो गए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने चैप्टर 3 जो है आईकैप का, उसमें हमने इसको देखा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन तो बिल्कुल वैलिड थे, उनके अंदर कोई मसला नहीं था, लेकिन बाद में किसी वजह से वॉइड हो गए हैं, उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आमतौर पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बात की जा रही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट की वजह से इम्पॉसिबल हो गए परफॉर्म करने को, वॉइड हो गए, अब उनको कर ही नहीं सकते आप, तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बताई गई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर तबाह हो गया, घर खरीदना था घर ही गिर गए, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं। घोड़ा खरीदना था घोड़ा मर गया, ठीक है। तो देन डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, वो अब जिस बंदे ने परफॉर्म करना था वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो उसकी डेथ हो गई है या पर्सनली वो उसकी कैपेसिटी नहीं रही परफॉर्म करने की। मिसाल के तौर पे आजकल आपको पता है राहत साहब को बुलाना था कि वो दम वाला पानी लेकर आए और थोड़ा सा कोई गुनगुना दें किसी इवेंट पे, लेकिन वो दम वाला पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया उन्होंने, तो आपको नहीं पहुंच पा रहे वहां पे, उनका गला बंद है या वो उस हालत में नहीं है कि परफॉर्म कर सके, तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्सनल इनकैपेसिटी है, ठीक है। तो वो नहीं परफॉर्म कर पाते। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है किसी प्रोमिसर की, तो अब वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था। यहाँ पर फिर वो बात है कि अगर तो वो पर्सनल नेचर का नहीं था, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर लीगल हेयर्स जो होंगे वो उसको परफॉर्म करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ था तो, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनल नेचर का फिर ऑब्वियसली नहीं करेंगे। अब राहत की जगह पे चाह तो देना बुलाना हमने। देन आगे डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था भाई, किसी मुल्क के साथ जंग लग गई बाद में बीच में। अब आपको पता है जब जंग लग जाए तो अगला बंदा आपका क्या बन जाता है? एलियन एनिमी बन जाता है। एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी।
तो अब उस टाइम पे सस्पेंड हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट, जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद दोबारा देखा जाएगा कि भाई उसको परफॉर्म करना है कि नहीं। देन चेंज पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच वाज सब्जेक्ट मैटर। आपकी जो स्टेट थी, स्टेट आसान अल्फाज में कहें तो जो 3 4 तरह की बिलीव होती है, साइंस वालों को बेहतर पता होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अच्छा, अब उसमें अगर चेंज आ जाए, अगर तो उस हवाले से बात करें, या वैसे हम कह लें कि जी एक घर की बात हुई थी कि बना बनाया घर देना है, अब घर ही बल्दिया वाले हैं उन्होंने गिरा दिया, स्टेट ही चेंज हो गया, प्लॉट तो नहीं ना भाई खाली खरीदना। रेत खरीदने गए थे, सैंड कहा गया था यार हमने फॉर एग्जाम्पल ड्राई रेत लेनी है, गीली हो गई है, अब उसका वेट बढ़ जाता है, नहीं लेनी हो, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट चीजें आपकी हो सकती हैं। तो अगर तो स्टेट ऑफ थिंग जो सब्जेक्ट मैटर था वो स्टेट ही चेंज होगी, जिस स्टेट की वजह से खरीदना था वो स्टेट अब नहीं है, तो अब उसको आपने नहीं खरीदना, वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया। बात क्लियर है। लेकिन ये चारों चीजें अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से होनी चाहिए। अगर तो प्रोमिसर खुद करता है ये हरकत, जानबूझ के अपनी फैक्ट्री को आग लगा देता है कि बेचनी ना पड़े और इंश्योरेंस वालों से पैसे ले लें, भाई ये अलाउड नहीं है। ये अगर वो साबित हो गया तो बंदा डैमेजेस पे करेगा, ठीक है। नीचे उसने कहा यार ये 5 चीजों को मैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं समझता। आप जितना मर्जी कहें, मैं इनको इम्पॉसिबिलिटी नहीं समझूंगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं होने दूंगा। कौन सी 5 चीजें? पहले नंबर पे, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कॉस्टली, डिफिकल्ट, लेस बेनिफिशियल। प्रोमिसर कहता है यार बहुत महंगाई होगी, इन्फ्लेशन बहुत, जब आपके साथ तय हुआ था उसमें 10 रुपए पर मीटर रेट था, अब आपको पता है कि 18 रुपए पर मीटर है, तो यार ये तो महंगा बहुत हो रहा है। अगर तो अगला बंदा एग्री हो जाए तो फिर ऑब्वियसली चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो कहे नहीं भाई मैंने 10 रुपए में परफॉर्म करवाना है तो इसको करना पड़ेगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। दूसरे नंबर में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कमर्शियली अनवायबल, कमर्शियली फायदा कुछ नहीं है, बिल्कुल लॉस हो रहा है उसके अंदर, तो फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि पहले किया जो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क प्रोमिसर वाज इन लाइन। प्रोमिसर साहब ने एक प्रॉमिस किया आपसे कि मैं आपको फर्नीचर दूंगा, लेकिन फर्नीचर मैं खुद नहीं बनाता, मैं किसी थर्ड पार्टी को कहा हुआ है। अब थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर गई है, थर्ड पार्टी मुझे फर्नीचर देगी नहीं, मैं आगे नहीं दे रहा, तो वो कहते हैं ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, दिस इज नॉट अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या दिस इज नॉट अ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसको मैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करूंगा। अगर आप कहेंगे यार किसी दूसरे बंदे ने परफॉर्म नहीं किया, भाई वो उसका आपके साथ ताल्लुक है, प्रोमिस के साथ क्या उसका ताल्लुक है। स्ट्राइक्स हो गई हैं, लॉकआउट्स हो गए हैं, मतलब ये हड़तालें चल रही हैं और ये सारा सिस्टम इवन ये दूसरे कंट्री के अंदर भी चल रहा है, तो फिर भी आपका इसको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, अगर आधी चीज इम्पॉसिबल हो गई है, आधी चीज सही है। मिसाल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जी मैं आपको यहाँ से गंदम और चावल भेजूंगा एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के अंदर, लेकिन बीच में जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप गंदम नहीं भेज सकते, चावल तो अलाउड है, राइस अलाउड है, गंदम नहीं आप भेज सकते, उनका शॉर्टेज है हमारे प्रोविंस के अंदर। अब देखें पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 चीजों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था, ठीक है, उसमें 2 चीजें थी, लेकिन एक चीज क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया तो वो वाली ना करो, पार्शियल वाला अभी भी आपने करना है परफॉर्म, ठीक हो गया। तो जी ये आपका था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 6, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वगैरह तो आप पूछते रहें, व्हाट्सएप में भी वो कर लेंगे डिस्कस। अब आ जाए नेक्स्ट चैप्टर 7 पे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये उसका सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे है कि हु इज लायबल टू परफॉर्म, परफॉर्म करना किसने है? हमें पता है भाई प्रोमिसर नहीं करना है, अगर उसने प्रॉमिस किया हुआ तो। अगर तो भाई स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली कि आप ही करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट है पर्सनल नेचर का, ठीक है, आपने आतिफ असलम को बुलाया तो आतिफ असलम साहब ही करेंगे भाई, और कोई नहीं कर सकता। खलीलुर रहमान कमर को आपने बुलाया कि आप आके कुछ स्पीच वगैरह करें तो वही भाई करेंगे। अब जलीलुर रहमान कमर या कुछ और किस्म का बंदा वो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। देन दूसरा, एक तो प्रोमिसर हो गया, दूसरे नंबर पे कौन कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर साहब फोत हो गए हैं तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हेयर्स हैं, कानूनी वरसा है, वो परफॉर्म करेंगे। अनलेस कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का, वही बात आई, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रोमिसर खुद करता है। थर्ड नंबर पे एजेंट भी कर सकता है, एम्प्लॉयड बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर परफॉर्म किया। मतलब है कि इसको इस तरह समझ लें, प्रोमिसर जिंदा है और उसने एजेंट को लगा लिया है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, पर्सनल नेचर में नहीं लगा सकता, ठीक है। उसने एजेंट को कहा यार तुम परफॉर्म करो, वैलिड है भाई, कर सकता है वो, ठीक है। और अगर उसकी डेथ हो गई है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्म करना था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एजेंट को ही रख सकते हैं कि भाई आप जाके परफॉर्म कर दें, तो ये भी हो सकता है। और अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोमिसी का एक्सेप्ट करना लाजमी है एजेंट के केस में, इसको थर्ड पार्टी भी बोला जाता है, थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस। अगर तो प्रोमिसी एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार चलो सही है, इससे भी करवा लेते हैं, तो बाद में वो प्रोमिसी उससे पीछे नहीं हट सकता। क्लियर है? चलें, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ गया जॉइंट प्रोमिसर्स।
जॉइंट प्रोमिस आपको पता है कि कोई भी ऐसा प्रोमिस जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोमिस मौजूद हो उसको जॉइंट प्रोमिस कहा जाता है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा प्रोमिस हो, वादे हो एक से ज्यादा, उसको जॉइंट प्रोमिस यहाँ पे नहीं बोला जाता है। ठीक है, जॉइंट प्रोमिस से मुराद यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लिया था जहाँ पर प्रोमिस एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो जॉइंट प्रोमिस अब आपको पता है रेसिप्रोकल प्रोमिस होता है। एक टाइम पे ये इधर दो बंदे हैं वो जॉइंट प्रोमिस होंगे, फिर दूसरे टाइम पे अगर दूसरी साइड पे प्रोमिस भी दो चार हैं तो वो भी जॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको कॉन्सेप्ट को इस तरह समझना है कि जिस बंदे ने परफॉर्म जिस टाइम पे करना है अगर वो एक से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट प्रोमिस। तो जॉइंट प्रोमिसेस जो होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है, और जॉइंट प्रोमिसी का क्या होता है, अगर जॉइंट प्रोमिसी है तो उनका क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, जॉइंट प्रोमिसेस की लायबिलिटी क्या है, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, और भी कुछ आप एग्री कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। आमतौर पे क्या होता है कि जॉइंट प्रोमिसेस जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे सिर्फ ये 5 में से 2 बंदे लायबल होंगे तो फिर वही माना जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, जॉइंटली या सेवरली लायबल होते हैं। उसका क्या मतलब है कि अगर 5 लोग हैं, उन्होंने कहीं से 5 लाख रुपए डेट लिया है तो 1-1 लाख भी दे सकते हैं वो सारे। अगर प्रोमिसी उनमें से किसी एक को पकड़ लेगा कि भाई 5 लाख रुपया तुम दो तो वो भी वो देगा। अगर उनमें से 3 को ले लेता है कि भाई तुम 5 लाख रुपया पूरा करो तो उस केस में भी करना पड़ना है भाई। ठीक है, हाँ, आपस में वो फिर बाद में ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे यार 5 लाख रुपया मैं अकेला दे जो तुम लाख रुपया मुझे दो, उनका आपस का मामला है। लेकिन प्रोमिसी उससे किसी एक से भी ले सकता है सारी अमाउंट या परफॉर्म करवा सकता है और जॉइंटली भी करवा सकता है। क्लियर, और केस भी इसी तरह ही है, सब पे भी कर सकता है, एक पे भी कर सकता है। देन इफ एनी प्रोमिसर परफॉर्म्स ऑल, अब जॉइंट प्रोमिसर्स थे, 3 प्रोमिसर्स थे, एक ने भाई सारे पैसे दे दिए तो वो क्या करेगा, बाकियों को कंपेल करेगा कि यार मुझे पैसे दें। देन इफ एनी वन प्रोमिसर डिफॉल्ट्स, अगर कोई 1-2 प्रोमिसर डिफॉल्ट कर जाते हैं, डिफॉल्ट आपको पता है बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, या हमारा ऐसा लाख रुपया बनता है, ये लो भाई 30,000 है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम तो बैंकक्रप्ट हो गए, अब 70,000 का लॉस हो गया। अब ये बाकी के सारे प्रोमिसर्स क्या करेंगे, इक्वली आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। देन इफ एनी प्रोमिसर इज रिलीज्ड बाय प्रोमिसी, अच्छा प्रोमिसी के पास क्योंकि राइट है, वो जॉइंटली भी आपसे करवा सकता है और सेवरली भी करवा सकता है। उसका एक दोस्त था आपके पास, या उसको एक बंदे पे रहम आ गया, उसने कहा यार 5 लाख रुपया 500 से लेना था, एक आया उसने कहा सर देखें मेरा तो है ही कुछ नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, तो वो उसको कहता है चलो यार तुमसे नहीं लेते, तुम जाओ, मैं बाकी 4 से ले लूंगा। अब देखिए प्रोमिसर अब उससे नहीं लेगा, लेकिन बाकी भी नहीं लेंगे, बाकी उन्होंने कहा भाई हमारे तुम कौन सा फुफो के बेटे हो, हमने तो लेना है भी आपसे, तो बाकी के 4 जो बच गए हैं उससे उसका हिस्सा 1 लाख रुपया निकलवाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर एक प्रोमिसर को जॉइंट प्रोमिस के केस में एक प्रोमिसर को या 2 प्रोमिसर ज्यादा भी हो सकते हैं जिनको प्रोमिसी रिलीज कर देगा कि भाई आपसे मैं परफॉर्म नहीं करवाना चाहता, प्रोमिसी की तरफ से वो रिलीज है लेकिन प्रोमिसर्स की तरफ से रिलीज नहीं है, वो उन्होंने अपने साथियों को पैसे या परफॉर्म करके देना है। क्लियर, नेक्स्ट है इफ एनीवन डाई, अगर कोई मर जाता है इसमें से तो फिर कौन परफॉर्म करेगा। अब इस केस में सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें जॉइंट वाला बस रह जाता है, ये आपने याद रखना है। अगर कोई फोर्थ हो गया है तो आपको पता फोर्थ होने के केस में अनलेस कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्म करना होता है, लेकिन जॉइंटली विद अदर्स जो जिंदा वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई 5 थे, 2 कहीं बेचारे गए और डेथ हो गई उनकी, तो 2 जो डेथ होगी जिनकी, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद 3 अलाइव प्रोमिसर्स, ये 5 जॉइंटली करेंगे। अब सेवरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है कि इफ ऑल डाई, अगर सारे हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, सबकी फोर्थ हो जाते हैं, तो फिर सबके जो 5 के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। तो अगर जॉइंट प्रॉमिस के केस में भी डेथ हो जाए तो भाई फिर सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सिर्फ जॉइंट वाला रह जाएगा। क्लियर है बात। अब आगे आ जाए, जॉइंट प्रॉमिस इज राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस। जैसे प्रोमिसर का की लायबिलिटी है परफॉर्म करने की, तो प्रोमिसी का क्या है, राइट होता है परफॉर्मेंस को क्लेम करने का। तो अगर तो जॉइंट प्रोमिसेस हैं, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, जॉइंट है, अब उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली क्लेम कर सकते हैं। क्लेम से मतलब कि भाई परफॉर्म करो कह सकते हैं अगले बंदे को, अकेला बंदा नहीं कह सकता। इसको याद रखना है आपने। लायबिलिटी में हमने पढ़ा है कि जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी जॉइंटली भी होती है और सेवरल भी होती है, लेकिन यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर जॉइंट प्रोमिसेस हैं, ठीक है, तो उनकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा उनका राइट क्या होता है, हमेशा जॉइंटली होता है। जॉइंटली वो क्लेम करेंगे, अकेला बंदा जाके क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर उनमें से भी कोई मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद अलाइव प्रोमिसेस, और अगर सारे मर जाए तो सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली वो करेंगे। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात आ गई टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, कि किस जगह पर किया जाए। अब इसके भी देखें 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं।
इसको वन बाय वन डिस्कस, लॉजिकल है बहुत ज्यादा, कर लेते हैं डिस्कस। पहले नंबर पे आ गया कि अगर तो मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ था, मेंशन था, बोला हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर ऑब्वियसली उसी तरह परफॉर्म करें। इसमें तो कोई नई लॉजिक बनती कि आप किसी और तरह परफॉर्म करें। तो जो टाइम आपको कहा था 7 बजे आना, 7 बजे आना है। अगर आपको जगह बताई हुई है तो उसी जगह ही आना, मैंने बताया हो तो मैंने भी उसी उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करते फिक्स टाइम पे, और टाइम हो इसेंशियल, इसेंशियल से मुराद क्या है कि आपके लेट से बर्थडे थी, कोई डेट 15 जनवरी को बर्थडे थी और आपने केक ऑर्डर किया होता है 15 जनवरी को आपने केक डिलीवर करना है। अब इस केस में बताया कि टाइम इसेंशियल है, टाइम जरूरी है। अगर वो 14 जनवरी को ले आए केक तो आप उसका क्या करेंगे? अगर वो 16 जनवरी को ले आए तो आप उसका क्या करेंगे? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करेंगे भाई उसका। तो कॉन्ट्रैक्ट इस केस में क्या हो जाएगा? वॉइड एबल हो जाएगा। आपने कहा कि भाई ईद वाले दिन दर्जी साहब आपने मुझे टेलर को कहा कि आपने मुझे सूट देना है, लेकिन टेलर कहता है यार नहीं, ईद से 3 दिन बाद आपको मिलेगा, 3 दिन बाद भाई मैंने किस जगह पर पहनना है। तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम क्या था? इसेंशियल था। ये जजमेंट होगी पेपर के अंदर, एग्जाम में आपको क्वेश्चन है कि वहां पर थोड़ी सी आपने वैसे तो क्लियर समझ आ रही होती है कि टाइम इसेंशियल है। मिसाल के तौर पर कहा होगा नहीं कि 14 अगस्त को झंडा आपने ऑर्डर किया था या बर्थडे पे केक किया था, इस तरह की बात है। तो कॉन्वोकेशन के ऊपर आपने जाना था, वहां पे आपने कोई फैसिलिटी अरेंज करवाई थी, तो ये चीजें आगे पीछे नहीं हो सकती, दे आर इसेंशियल। तो वहां पर आपने कहना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड एबल है। प्रोमिस ही चाहे तो इसको वॉइड कर सकता है, अभी भी वो उसका मूड है तो वो जो कर भी सकता है, चला भी सकता है। लेकिन अगर वॉइड कर देगा तो उस पर नॉन परफॉर्मेंस का केस भी करेगा, वो जाहिर परफॉर्मेंस उसने किया टाइम पे। दूसरे नंबर पे जहां पे टाइम इसेंशियल नहीं है वहां पर वॉइडेबल तो कोई नहीं है। मतलब है कि टाइम कहा था कि यार ले आना इसको 10 तारीख को, फर्नीचर एक ऑर्डर किया, लेकिन फर्नीचर 1-2 दिन आगे पीछे भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। मतलब इस तरह की सिचुएशन है कि कोई नहीं यार खैर आ गया 1-2 दिन बाद भी तो कोई मसला नहीं है, तो उस केस में वॉइडेबल तो नहीं होगा इतनी छोटी सी बात पे। लेकिन हाँ प्रोमिस ही उस पर केस कर सकता है कि भाई आपके डिले होने की वजह से मुझे कुछ नुकसान हो गया, वो आप मुझे पे कर दें। क्लियर है? तीसरे नंबर पे अगर प्रोमिस ही डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता है और उस टाइम पे कुछ नहीं बोलता, बाद में वो रिकवरी नहीं कर सकता किसी भी डैमेजेस की। मतलब लेट से 10 तारीख को एक चीज परफॉर्म होनी थी, 15 को हुई है और प्रोमिस साहब खामोशी से कह रहे हैं हाँ यार रख दो चीजें, ठीक है चलो सही है, थैंक यू सो मच, ये लो पैसे, और उसने कुछ नहीं उसको कहा। तो इस केस में दोबारा बाद में जाकर महीने बाद से यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये भी लिखा हुआ था कि अगर टाइम पे परफॉर्म ना करो तो मैं केस भी कर सकता हूँ। अब नहीं भाई आप कर सकते, आपने डिलेड परफॉर्मेंस को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। अब इस केस में आप नहीं कर सकते, या तो आप उसी टाइम पे एक्सप्रेसली उसको बता देते कि भाई मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा, फिर आप करना है, ठीक है। क्लियर बात? ये उस केस में था कि अगर टाइम और मैन्युअल वगैरह प्रिस्क्राइब किया हो। नेक्स्ट आ गया कि जब टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय प्रोमिसी। एप्लीकेशन से मतलब अप्लाई नहीं करेगा, मतलब प्रोमिसी आपको याद दहानी नहीं करवाएगा, प्रोमिसी कॉल करके नहीं कहेगा कि भाईजान पहुंचे। उसने सिंपल क्या, ना तो टाइम को बताया हुआ है और ना ही उसने कहा कि मैंने आपको याद करवाना, तो आप क्या करेंगे? लॉजिकल बात है, रीजनेबल टाइम पे कर देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है, उसने आपसे कोई चीज मंगवाई है, तो बिजनेस आपको पता है कि अगर वो लेट से 9 to 6 9 to 7 ओपन होता है, तो आप उसी दौरान किसी भी टाइम पे चले जाएं तो आपकी वैलिड टेंडर या अटेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है कि डे स्पेसिफाई है, लेकिन प्रोमिस ही कहता है भाई मैंने नहीं कोई याद करना, मैंने बस तुम्हें बता दिया कि मंडे को पहुंचा देना। तो भाई मंडे में आप वर्किंग आवर्स के दौरान प्रॉपर प्लेस पर डिलीवर कर दें, सिंपल, ठीक है। थर्ड क्या है कि डे स्पेसिफाइड है, लेकिन प्रोमिस कहता है भाई मैं बताऊंगा आपको, फिर आप आना। तो फिर क्या होगा? प्रोमिसर कॉल करेगा उसको कि भाईजान आपने कहा था मंडे को चीजें लेकर आना, क्या सीन है, किधर आना है। प्रोमिस आपको बताएगा, आपने उसके हिसाब से विद इन बिजनेस आवर्स प्रॉपर प्लेस पे जाके परफॉर्म कर देना है। क्लियर है बात? देन प्लेस भी फिक्स नहीं है और प्रोमिस कहता है मैं बताऊंगा भी कोई नहीं, ठीक है। अब देखें ऊपर टाइम का जो मसला था ना कि टाइम स्पेसिफाई नहीं था और प्रोमिस ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आप खुद ही आ जाना अपने हिसाब से, वहां पर आपने रीजनेबल टाइम पे चले आना है। लेकिन यहां पर अगर प्लेस फिक्स नहीं है और प्रोमिस कहता है मैंने तो नहीं याद कराना, मुझे नहीं याद रहता, आप आ जाना बस। अब यहां पर देखो टाइम का तो मसला ये है ना कि चलो सिंपल सी बात है कि बिजनेस आवर्स में चले, अब अगर प्लेस बताई ही नहीं हुई तो आप किस प्लेस पे जाओगे? इसलिए आपने क्या करना है, उसको पहले कॉल करनी है, उसको पता करना है, पूछना है जाके कि भाई मैं कहाँ परफॉर्म करूं, और फिर आपने उस हिसाब से उसको परफॉर्म करना है। क्लियर है बात? चलिए ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट एक बात आ गई परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का। रेसिप्रोकल प्रोमिस हमें पता है क्या होते हैं कि जिसमें दोनों तरफ से कोई ना कोई चीज परफॉर्म करनी हो, आमतौर पे ये 2 वे प्रोमिसेस मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ केसेस हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह करना है। अगर तो साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल
प्रॉमिस हो। साइमल्टेनियस से बता कि भाई ये दे और ये ले। आमतौर पर शॉप पे हम जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, तो यही होता है ना यार, ये जैसे चीज़ ली तो पैसे दिए। प्रोमिसर तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक उसे लगता है कि अगला बंदा विलिंग नहीं है या रेडी नहीं है परफॉर्म करने को। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं शॉप पे गया, मैंने कहा यार ये मुझे ऑयल दे दे, ठीक है, या ये मुझे चीनी वगैरह दे दें, कोई चीज़ दें, और उसने कहा यार पैसे, मैंने कहा नहीं पैसे कुछ ऐसे कोई नहीं है, बाद में सही। अब उसे पता है कि यार ये बंदा विलिंग नहीं है परफॉर्म करने को, तो वो भी ना परफॉर्म करे। मैं उसको कुछ नहीं कह सकता कि भाई आपने तो कहा था कि जब भी आओगे आपको मिलेगी चीज़, तो भाई आप विलिंग ही नहीं है आगे से परफॉर्म करने के लिए। बात आ रही है समझ? तो जब तक कि अगला शख्स भी विलिंग नहीं है, आपने परफॉर्म नहीं करना इन केस ऑफ साइमल्टेनियस, जो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड एक्सप्रेसली। अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्म, ऑर्डर से मतलब तरतीब, अगर आपने तरतीब जो है ऑर्डर है वो पहले से फिक्स की हुई है कि यार पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। जैसे आमतौर पे डिफरेंट चीज़ों का होता है, आप गए रेस्टोरेंट में गए, आपने पहले खाना खाया बैठ के, उसके बाद आपने पैसे पे कर दिए। लेकिन कुछ जगह पे ये भी होता है कि भाई पहले आप पेमेंट करेंगे, आपको पता है KFC मैकडॉनल्ड वगैरह में पहले आप पेमेंट करेंगे देन आपको चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पे जो पहले है चीज़ उसी तरह करना पड़ेगा। पेमेंट जब तक नहीं करेंगे आप परफॉर्म अपना प्रॉमिस, आपको आगे से डिलीवरी चीज़ की नहीं मिलेगी। तो आपका अगर तो एक्सप्रेसली ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेस किया हुआ है, बताया हुआ है, तो देन आपने उसी को फॉलो करना है। लेकिन अगर एक्सप्रेसली फिक्स नहीं है, फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से करना है। अब ये डिपेंड करता है ना, रीजनेबल जो भी उस वक्त फिर मैनेज चलता है कि अगर ये नहीं पता यार पहले पैसे देने हैं बाद में देने हैं। कई बार होता है कि शॉप्स पे जाके हम पहले पैसे वो कहते हैं कोई नहीं पहले खा लो यार बाद में दे देना, और कई लोगों से वो उनकी शक्ल देखकर पहले ले लेते हैं कि इसने बाद में मिलना नहीं है हमें। तो आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से फिर फैसला करना है। क्लियर है? देन इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स या रिफ्यूजेस टू फैसिलिटेट, ये हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है कि अगर एक पार्टी या तो रोकती है किसी तरह से परफॉर्म करने से अगले बंदे को, या फैसिलिटेट ही नहीं करती, मतलब जरूरत थी उसकी उस बंदे की लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं करता। कहा गया था कि आपने घर आके पेंट करना है मेरा, अब वो कॉल्स कर रहा है भाई कौन सा घर करना है, किस नंबर का घर बताया नहीं रहा। अब प्रोमिसर तो पहुंच गया, तो प्रोमिसर को क्या करेगा, सिंपल वॉइड करेगा, उसके ऊपर केस कर देगा भाई आपने टाइम मेरा वेस्ट किया। इफ दे आर प्रोमिसेस टू डू लीगल थिंग्स फर्स्ट, अगर 2 प्रोमिस या 3 प्रोमिस हैं, आपको कहा गया कि यार आप ऐसे करें कि मेरी फर्म में आगे काम करें, 9 to 6 आप ऑडिट टैक्स वगैरह का काम कीजिएगा, शाम को लेकिन आपने क्या करना है जी, चेस बेचनी। ठीक है, करता नहीं मैं लेकिन बता रहा हूँ आपको कि आपने ये वाला काम, कोई भी इलीगल चीज़ आपने करनी है, ठीक है, अगवा करना है, फलां फलां व्हाटएवर। तो अब आप देखें पहला काम क्या था, लीगल काम करने का प्रॉमिस था, और दूसरा उसी की बेस पर आपको मिला कि अगर आप पहले वाला अच्छा करेंगे तो दूसरा मैं आपसे इलीगल काम करवाऊंगा। तो सिंपल बात है भाई, लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वॉइड है, आपको पता है ना, वो नहीं आपने परफॉर्म करना। लेकिन अगर पहले वाला इलीगल हो और मैं कहूँगा उससे खुश होकर मैं आपको दूसरा काम भी दे रहा हूँ, आप पहले वाला सुबह टाइम आप चेस बेचोगे, शाम को आप काम करोगे। अब इस केस में क्या है, इसमें क्योंकि दूसरा काम आपको जो लीगल है वो मिल रहा है कोई इलीगल काम करने की वजह से, तो इस वजह से दूसरा काम भी वॉइड हो गया, वॉइड एग्रीमेंट, और पहला तो ऑलरेडी वॉइड है, तो दोनों ही परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो फंस जाएंगे। क्लियर है भाई? थर्ड आ गया जी, लास्ट पॉइंट है, इफ देयर आर ऑल्टरनेट प्रॉमिस ऑफ लीगल एंड इलीगल थिंग। ऑल्टरनेट आपने प्रॉमिस किए हुए हैं कि आपको मैं, मतलब 2 चीजें हैं, या तो ये करूंगा या मैं ये करूंगा, ठीक है, या तो आपसे मैं सर्विसेज ले रहा हूं, इसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा, या क्या होगा, मैं खुद चोर हूं, बदले में मैं चोरी कर दूंगा थोड़ी सी आपके लिए। आप अगर कोई मुझे किसी जगह भेजेंगे, मैं बदमाश हूं, मैं किसी को आपके लिए मारूंगा ताकि मतलब इस हद तक थोड़ा कुटकुटेश कर दूंगा, तो मैं भी आपको इस तरह की सर्विस। अब आपको पता है ऑल्टरनेट आपने आगे से दे दिया, एक ऑल्टरनेट ठीक है पैसे देने चाहिए, और दूसरा आपको इलीगल काम करने कह रहे हैं, तो भाई जो ऑल्टरनेट आपका लीगल वाला है वो इन्फोर्सेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर, जो इलीगल है वो वॉइड है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। चले क्लियर है? फिर बाकी टेस्ट कीजिए लाजमी, और टेस्ट इंशाल्लाह फिर मैं बात भी करूंगा साथ साथ। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।